हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब? अच्छे ही होगे तो मस्त रहिए। तो चलिए आज ऑप्टिक्स का एक अगला जो है टॉपिक हम पढ़ने जा रहे हैं और टॉपिक का नाम होगा प्रिज्म। ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यानी कि ये लगा लीजिए इसके अंदर से आपका बोर्ड में या कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन 100% आएगा। तो सबके लिए हम कवर करेंगे, पहले कंसेप्ट पढ़ेंगे, फिर न्यूमेरिकल करेंगे। इसके साथ कंप्लीट वीडियो के साथ बने रहे, एस्केप मत कीजिए। गारंटी के साथ आपको समझ आएगा और आपको फिजिक्स का जो फोबिया, आपको डर लगता है, वो दूर हो जाएगा। तो चलिए तैयार हैं? कॉपी पेन निकाल लीजिए और साथ साथ नोट डाउन करते रहिए। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं प्रिज्म की कि भाई प्रिज्म क्या होता है। प्रिज्म के बारे में ही डिस्कस करना है। जैसे कि हमने लेंस लिया था, लेंस के बारे में डिस्कस किया। प्रिज्म लिया तो प्रिज्म के बारे में डिस्कस करेंगे। देखिए क्या होता है प्रिज्म। प्रिज्म क्या होता है? एक ट्रांसपेरेंट रिफ्रैक्टिंग मीडियम का पार्ट। मैंने पहले भी बताया था कि लेंस भी एक ट्रांसपेरेंट रिफ्रैक्टिंग मीडियम का पार्ट है और ये प्रिज्म होता है, ये भी ट्रांसपेरेंट रिफ्रैक्टिंग मीडियम का पार्ट होता है। बाउंडेड बाय द टू प्लेन फेसेस, दो प्लेन फेसेस की तरह बाउंड होता है। इंक्लाइन टू ईच अदर एट स्टेबल एंगल विद बेस। कैसे, इस बात को हम बता देते। देखिए ये प्रिज्म हो गया, आपने प्रिज्म देख रखा होगा, ये हो गया आपके पास प्रिज्म, ठीक है। इस प्रिज्म के साथ ये जो एंगल बना हुआ, ये एंगल ए, जिसको हम क्या कहते हैं? एंगल ऑफ प्रिज्म। जो ये कह रहे हैं ना, सुटेबल एंगल विद बेस। देखिए बेस के साथ किसी एंगल, दो इंक्लाइन फेस कौन सा? पहला फेस ये, दूसरा फेस ये। देखिए कोई भी दो फेसिस, एक ये, किसी एंगल के ऊपर इंक्लाइन है, किसके साथ? बेस के साथ। उसी को हम क्या कहते हैं? प्रिज्म। यही तो लिख रखा है। प्रिज्म इज द पोर्शन ऑफ ए ट्रांसपेरेंट रिफ्रैक्टिंग मीडियम बाउंडेड बाय द टू इंक्लाइंड फेसिस टू ईच अदर एट स्टेबल एंगल विद बेस। किसी स्टेबल एंगल के साथ जो है इंक्लाइंड होते दो फेस, उसको हम क्या कहते हैं? प्रिज्म। तो ये आपने डेफिनेशन उतार लीजिए। इसके साथ ही हमारे पास आ गया प्रिज्म क्या होता है। प्रिज्म क्या होता है वो मैंने बता दिया। प्रिज्म के अलग अलग टाइप होते हैं कि इस टाइप का भी प्रिज्म मिलेगा आपको कहीं ऐसा भी प्रिज्म मिल सकता है, आपको कहीं पे लैब में आप ऐसा भी प्रिज्म देख सकते हैं, कहीं लैब के अंदर आप ऐसा भी प्रिज्म देख सकते हैं। किसी भी टाइप का प्रिज्म की आप बात कर लेते हैं, सब प्रिज्म होते हैं। खास बात क्या होता है? ट्रांसपेरेंट रिफ्रैक्टिंग। अगर आप सीधी डेफिनेशन लिखो, कोई पूछे तो क्या कहोगे? प्रिज्म इज अ पार्ट ऑफ ट्रांसपेरेंट रिफ्रैक्टिंग मीडियम। अगर थोड़ा सा हाई लेवल आपके जो क्वेश्चन पेपर में आ जाए तब लिखोगे ट्रांसपेरेंट रिफ्रैक्टिंग मीडियम बाउंडेड बाय द टू इंक्लाइंड फेसेस, टू प्लेन फेसेस इंक्लाइंड एट टू ईच अदर एट स्टेबल एंगल विद बेस के साथ, ठीक है। तो इसको हम क्या कहते हैं? प्रिज्म कहते हैं। अब प्रिज्म में हम क्या करना है? एक रिलेशन को डिराइव करना। ये आपने उतार लिया होगा, मैं इसको क्लियर कर देता हूं, साथ साथ उतारते रहिए, वीडियो को पॉज करके उतार लीजिएगा। तो हम एक टॉपिक यहां पे डिस्कस करेंगे, टू डिराइव रिलेशन I प्लस में E इज इक्वल टू में A प्लस में डेल। ऐसे ही क्वेश्चन आता है भाई, एग्जाम्स में भी ऐसे ही क्वेश्चन पूछा जाता है कि टू ड्राइव द रिलेशन I प्लस C इज इक्वल टू में A प्लस डेल। ऐसे ही क्वेश्चन पूछा जाता है और ऐसे ही इस टॉपिक का नाम है। इसलिए इस टॉपिक के साथ बने रहिएगा। एग्जाम में भी आता है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आते हैं सबको एक एक करके देखेंगे। इससे आसान फिजिक्स आपको कहीं पे नहीं मिलेगी। साथ साथ बता दूं, अगर आपने मेरे चैनल, जो आपका चैनल है छोटा सा क्यूट सा चैनल MS पथेरिया, उसको सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले कर लीजिए, बाद में आप भूल जाएंगे, क्योंकि आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन चाहिए तो उसको सब्सक्राइब कर लीजिए। तो देखिए चलिए हम करते हैं। सबसे पहले तो हमें एक प्रिज्म चाहिए। मैं एक प्रिज्म बना लेता हूं। ये बना लिया प्रिज्म, ठीक है। थोड़ा अच्छा सा बना लिया ताकि डायग्राम अच्छा सा बने। इसको मैं A नाम दे देता हूं, इसको मैं B नाम दे देता हूं, इस पॉइंट को मैं C। इसके 3 पॉइंट है। अब आपको देखने को मिलेगा कि इस प्रिज्म के पास 3 रिफ्रैक्टिंग सरफेस है। इसके ऊपर भी, इसके ऊपर भी और इसके ऊपर भी हो सकता है, तीनों के ऊपर हो सकता है, कहीं से भी रे इंटर करती है। हम क्या करेंगे? हम इस फेस का और इसका यूज करेंगे, इसका यूज नहीं करेंगे। मतलब AB सरफेस, AC सरफेस, तीनों। अब ये मत सोचना कभी आप ये सोचो कि ये फेस ऐसा है, अगर मैं इसको जो सिल्वर्ड कर दूं या कुछ इसके ऊपर लगा दूं तो ये रिफ्रैक्शन का काम नहीं करेगा, वो अलग बात है। एक्चुअल में बात करें तो तीनों फेस रिफ्रैक्शन का काम कर सकते हैं, बट हम कौन से कंसीडर करेंगे? एक ये, यानी कि पहली ले ऑफ लाइट इस पे टकराएगी, फिर इस पे टकराने के बाद भी वो क्या होगी? रिफ्रैक्ट। इस पे टकराने के बाद भी रिफ्रैक्ट होगी, ठीक है। ये जो होगा इसको हम क्या कहते हैं? A। इस पॉइंट को हम क्या कहेंगे? A क्या होता है? एंगल ऑफ प्रिज्म। A होता है एंगल ऑफ प्रिज्म, एंगल ऑफ प्रिज्म होगा। अब देखिए एक रे ऑफ लाइट इसके ऊपर इंसिडेंट करेगी,
ये रे ऑफ लाइट चली, ये इसके ऊपर इंसिडेंट हो गई, ये रे ऑफ लाइट, ठीक है। इंसिडेंट रे आपको पता, पहले से भी पता, फिर बता रहा हूं, ये रे ऑफ लाइट इंसिडेंट कर रही है तो हम इसको क्या कहेंगे, इंसिडेंट रे कहेंगे। इस इंसिडेंट रे के ऊपर जब ये करेगी तो हमें यहां पे एक नॉर्मल चाहिए, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, नॉर्मल हो जाएगा, जिसको हम क्या कहेंगे, N1 नॉर्मल। हमेशा जहां पे भी रे ऑफ लाइट रिफ्रैक्ट करेगी वहां कहां पे होगा, वहां पे नॉर्मल जरूर होगा। ये बात मैंने आपको पहले भी बताई, पहले यूज में। इसको मीडियम 1 कह दिया, इसको मीडियम सेकंड, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1, इसका μ2। यहां पे कौन है, एयर, इसलिए किसका काम करेगा, ये रेयर का काम करेगा, और ये किसका काम करेगा, ये करेगा डेंसर का काम, ठीक है। अब मैं आपको बता दूं कि हम कहां से कहां जा रहे हैं, हम रेयर से डेंसर में जा रहे हैं। अब आपको पता हम रेयर से डेंसर जा रहे हैं, तो रेयर से डेंसर में रे ऑफ लाइट ये सीधी तो जाएगी नहीं, ऐसे तो जाएगी नहीं, ये क्या करेगी, इस तरफ बैंड कर जाएगी, ये बैंड करेगी, ठीक है। यही तो बात हुई थी कि जब हम रेयर से डेंसर जाते हैं तो टुवर्ड्स द नॉर्मल बैंड करती है, तो ये नॉर्मल है, नॉर्मल की तरफ बैंड करती। अगर ये रेयर से डेंसर या कुछ ना होता तो ये सीधी जाती, बट सीधी नहीं गई, क्यों, क्योंकि रेयर से डेंसर जा रही तो टुवर्ड्स द नॉर्मल बैंड कर गई। इस एंगल को हम क्या कहेंगे, एंगल ऑफ इंसिडेंस। नॉर्मल के साथ जो इंसिडेंट रे बनाए, एंगल ऑफ इंसिडेंस। इस एंगल को एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। ये मत बना देना बच्चों, अगर कभी ये बना दो, ये बना दोगे तो गलत हो जाएगा, क्योंकि ये एंगल नहीं है। नॉर्मल के साथ जो रिफ्रैक्टेड रे बनाए उसको एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कहते हैं। पहला है, इसलिए हम इसको R1 कहेंगे। अब क्या होगा, देखिए, अब ऐसा होगा कि यहां पे भी एक नॉर्मल होना चाहिए, क्योंकि इस फेस से टकरा के यहां पे भी रिफ्रैक्ट होगी, यहां पे रिफ्रैक्ट हुई तो यहां पे भी होगी, यहां पे होगी, तो ये हो जाएगा हमारा दूसरा नॉर्मल। देखिए, इसको हम क्या कहेंगे, N2 नॉर्मल। अब N2 नॉर्मल कहेंगे, तब हम क्या कर रहे हैं, अब अंदर है, अंदर का मतलब डेंसर मीडियम में हो, डेंसर से बाहर जा रहे हैं रेयर में, हम चल रहे हैं डेंसर से रेयर में, बाहर जा रहे हैं, बाहर जा रहे हैं, तो रे ऑफ लाइट है जो किस तरह बेंड करेगी, ये सीधी तो जाएगी नहीं, अवे फ्रॉम द नॉर्मल, ये बेंड करेगी। आपको पहले भी बताया, जब हम रेयर टू डेंसर देते हैं तो टुवर्ड्स द नॉर्मल, डेंसर टू रेयर जाते तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल क्या करती है, बेंड। इस एंगल को हम क्या कहते हैं, एंगल ऑफ अमरजेंस। क्यों, क्योंकि ये एंगल बाहर निकला है, बाहर, यहां से रेट अमरेज हो रही है, यहां से क्या कहती है, इंटर, और यहां पे अमरेज, अमरेज का मतलब होता है निकलना, इसलिए ई को हम क्या कहते हैं, एंगल ऑफ इमरजेंस कहते हैं, ठीक है। अगर इसको मैं यहां से खड़ा होकर देखूं तो मुझे क्या दिखाई देगा, ये दिखाई देगा ऐसे, ठीक है। अब ये बात समझो, मैं आपको एक बात समझा रहा हूं, अगर ये प्रिज्म ना होता, तो रे ऑफ लाइट क्या जाती, सीधी, बट अपने एंगल से डेविएट होगी। जितने एंगल से डेविएट हुई, इस एंगल को हम क्या कहेंगे, एंगल ऑफ डेविएशन, डेल, एंगल ऑफ डेविएशन। क्या बताया मैंने, अगर हमारे पास ये प्रिज्म ना होता तो रे ऑफ लाइट जाती सीधी, जाती ना सीधी, बट ये बैंड होगी, बैंड होकर यहां पे आई, फिर बैंड हुई, तो मैं ये देखना है कि कितनी बैंड हुई, कितनी डेविएट हुई, तो मैं क्या करूं, इसको पीछे बढ़ा दूं, इसको आगे बढ़ा दूं। इनिशियल और फाइनल रे, जैसे वहां पे भी देखा था हमने, किसमें, लेटरल डिस्प्लेसमेंट में, इनिशियल और फाइनल रे के बीच का एंगल, तो ये होगी फाइनल रे, ये होगी इनिशियल, इसको आगे बढ़ा दिया, इसको आगे बढ़ा दिया, इस एंगल को हम क्या कहेंगे, एंगल ऑफ डेविएशन। ये एंगल फर्स्ट हो जाएगा, ये एंगल सेकंड हो जाएगा। ये कंप्लीट डायग्राम था, ठीक है बच्चों, इतना। अब आगे से एक बात हमेशा याद रखना, जब भी आपको एंगल ऑफ डेविएशन निकालना हो तो इनिशियल रे को बढ़ा दो, एक्सटेंड कर दो डॉटेड के साथ, फाइनल रे को डॉटेड कर दो। उन दोनों के बीच का जो स्मॉल एंगल होगा, बड़े वाला एंगल नहीं, ये एंगल नहीं, ये बड़ा है, स्मॉल एंगल होगा, उसी को हम एंगल ऑफ डेविएशन कहते हैं, ठीक है। तो ये था हमारा कंप्लीट डायग्राम। फिर से जल्दी से बता देता हूं, रे ऑफ लाइट यहां पे स्ट्राइक करेगी, नॉर्मल के साथ बैंड करेगी इस तरफ, क्योंकि रेयर से डेंसर टुवर्ड्स द नॉर्मल, ये R1 हो जाएगा, ठीक है। और ये हमारे पास कौन हो जाएगा, R2, नॉर्मल के साथ रिफ्रैक्टेड रे बना रही है। इसके बाद यहां पे इंसिडेंट हुई, दूसरा नॉर्मल, इससे बाहर जाएगी, क्यों, क्योंकि डेंसर से रेयर जाते तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल, ये काम हुआ। R1 R2 1 2 एंगल दे दिया। इसके बाद हमें निकालना एंगल ऑफ डेविएशन, तो मैं इनिशियल रे को बढ़ा दूं डॉटेड से, फाइनल रे को, इन दोनों के बीच का स्मॉल एंगल को एंगल ऑफ डेविएशन कहते हैं, ठीक है। अब मैं इसको कुछ नाम दे लेता हूं, देखिए, इस नाम को मैं L दे देता हूं, इसको मैं M दे देता हूं, इस पॉइंट को मैं N दे देता हूं, ये पॉइंट मैं इसको बना देता हूं ये, ठीक है, ये पॉइंट अलग अलग पॉइंट हो गया। इसको आप कुछ भी नाम दे देते हो, इसको भी नाम दे सकते हो, आप इसको S दे दो, S नाम हो गया, इतना हो गया। अब इसमें कुछ भी नहीं है। I क्या होगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस, R एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, A एंगल ऑफ प्रिज्म, E एंगल ऑफ इमरजेंस कहेंगे। यहां पे लिख देता हूं, E हो जाएगा एंगल ऑफ इमरजेंस, एंगल ऑफ इमरजेंस।
आपको एक बार डायग्राम समझ आ गया, अब इसकी फिजिक्स बिल्कुल मुश्किल नहीं है। मेन यहां पे है डायग्राम, डायग्राम समझ आ रहा है तो आपको फिजिक्स में कोई मुश्किल नहीं आएगी, रे ऑप्टिक्स में कोई मुश्किल नहीं आएगी। और आई थिंक मैं जो भी लेक्चर करवा रहा हूं इससे इजी फिजिक्स आपको नहीं मिल सकती है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। हम कुछ ऐसा करेंगे कमाल कि हमारा डेरिवेशन सोल्व हो जाए। चलिए करते हैं डेरिवेशन सोल्व। कैसे करेंगे देखिए, मैं क्या लेता हूं, एक क्वाड्रिलेटरल ट्रायंगल लेता हूं। लेट अ क्वाड्रिलेटरल ट्रायंगल। अब कौन सी ले हम, क्वाड्रिलेटरल ट्रायंगल लेते हैं। तो बताइए गाइस कौन सी लें, बच्चों कौन सी लें। चलो करते हैं कुछ कमाल जिससे क्वाड्रिलेटरल ट्रायंगल हमें ले। देखिए कौन सी लें, देखिए ALMN। कौन सी ली, ALMN, ये ले ली ALMN। पता करो ALMN, कर ली पता, ये हमें क्वाड्रिलेटरल ट्रायंगल ले ली। अगर मैं इस ट्रायंगल की बात करूं, अगर मैं गलत नहीं हूं तो एंगल A प्लस में एंगल ALM प्लस में एंगल M प्लस में एंगल MNA इज इक्वल टू में 360 डिग्री। ठीक है, क्योंकि चारों एंगल का जोड़ 360, चारों एंगल का जोड़ 360, 90 प्लस 90 प्लस 90 प्लस 90 360। कौन सा एंगल लिया, एंगल A लिया, एंगल L लिया, एंगल M लिया, एंगल N लिया। चारों एंगल का जोड़ कितना जोड़ 360 डिग्री। नाम दे दो इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ना दो आगे दे लेंगे। देखिए अब आपको दिख रहा होगा, देखिए दिस एंड दिस, ये नॉर्मल है, इस सरफेस का ये नॉर्मल है, इस AP सरफेस का ये नॉर्मल है। नॉर्मल है मतलब ये एंगल कितने डिग्री का होगा, 90 डिग्री। नॉर्मल का मतलब परपेंडिकुलर तो होता, आपने खुद ने बोला ये N1 नॉर्मल, ये N2, तो इस फेस के ये नॉर्मल 90, इस फेस का ये नॉर्मल 90, मतलब L और N दोनों कितने के हैं, 90 डिग्री की। मतलब एंगल L जो कि हमने कौन सा लिया, ALN, वो भी 90 का, इज इक्वल टू में एंगल MNA, ये भी 90 का। ठीक है, तो इसकी जगह हम क्या पुट कर दें, 90 डिग्री। क्या होगा देखिए, एंगल A प्लस में एंगल M प्लस में 90 प्लस 90 180 डिग्री इज इक्वल टू में 360। अब देखिए एंगल A प्लस में एंगल M इज इक्वल टू 360 में से 180 का कितना बचेगा, 180। दिस इज द इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट आ गई। क्या किया हमने, चारों एंगल का जोड़ कर दिया, संजोग कर दिया AL और दिस। इसके बाद मैंने बताया कि ये जो एंगल है नॉर्मल बना रहा है इस फेस का तो 90, ये नॉर्मल इस फेस का तो ये भी 90, दोनों 90 का मतलब क्या होगा 180, और इसमें से 180 घटाएंगे तो कितना बचेगा 180। इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इतनी बात आपको समझ आ गई होगी। तो चलिए आगे चलते हैं, करते रहते हैं, रुकिए मत। अब हम क्या लेते हैं, ट्रायंगल लेते हैं LNM। और ये कहोगे सर आप ये ऐसे क्यों छाट के ले, इसलिए ले रहा हूं क्योंकि जिसमें एंगल है, एंगल वाली बात लेंगे हम, विदाउट एंगल वाली का हमारा कोई काम नहीं है। तो हम लेंगे इन ट्रायंगल, कौन सी ली, LNM। साथ साथ उतारते रहना, स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं है, ज्यादा बड़ा काम नहीं है। देखिए ये एंगल प्लस ये एंगल प्लस ये एंगल, तीनों कोणों का योग, ट्रायंगल में तीनों कोणों का योग, मतलब R1 प्लस में R2 प्लस में M, कितने डिग्री का, 180 डिग्री का। ये M लिया था, ये R1 R2 और M, तीनों का कोणों का योग कितना, 180 डिग्री। सबको पता है, छोटी क्लास में बात आ जाती है कि तीनों कोणों का योग किसके बराबर होता है, 180 डिग्री के बराबर होती है। इतनी बात आई समझ में। अब आप देख सकते हो दिस इज द इक्वेशन नंबर सेकंड। इक्वेशन नंबर सेकंड और फर्स्ट की एक साइड इक्वल है, 180 डिग्री 180, तो दूसरी भी क्या हो जाएगी, इक्वल। तो हम क्या कहेंगे, हम कहेंगे इक्वेट फर्स्ट एंड सेकंड। करिए इक्वेट, कर दीजिए। क्या मिला भाई, एंगल A प्लस में एंगल M मिला। इसके साथ साथ कौन मिला, ये मिला R1 प्लस में R2 प्लस में M। ये मत सोना यहां पे तो छतरी लगा दी इसके आगे, इनके आगे नहीं लगाई, मन करे तो लगाओ, ना मन करे तो ना लगाओ, ये कैंसिल। ठीक है, ये क्या हो गया, कैंसिल। तो यहां पे क्या बचा, एंगल A इज इक्वल टू एंगल R1 प्लस R2, दोनों का सम। इसको साफ कर देते हैं, अगर आपने पोज करके इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपके लिए हेल्पफुल होगा, उतार लीजिए साथ साथ। डेरिवेशन के अंदर घुस के उसको इजी बनाना, उसमें टाइम लगता है, इसलिए मैं कहता हूं आप मुझे क्रेडिट देते नहीं हो, ज्यादा सब्सक्राइब करते नहीं हो, वीडियो देख लेते हो, गलत बात है आपकी। मैं आपके लिए बिल्कुल कोई निःशुल्क बिना पैसे, सिर्फ
क्या है कि सेवा करने के लिए मैं आया हूं, इसलिए अपने आपका ही चैनल है, आप ही गिराओगे आप ही चढ़ाओ, तो एमएस पैथेरिया को सब्सक्राइब कर लीजिए। देखिए R1 प्लस R2, एम से एम कैंसिल, किसके बराबर बचेगा, ए के बराबर बचेगा। R1 प्लस R2 किसके बराबर, ए। दिस इज द इक्वेशन नंबर थर्ड। इक्वेशन नंबर थर्ड होगी। एक इक्वेशन दो और ये हमारे पास आ गई तीसरी, जहां पे हमारे पास क्या निकला है, R1 प्लस R2 इज इक्वल टू में ए, इसके बराबर आ गया निकल के। ठीक है, अब मैं इसको भी साफ कर देता हूं, साथ साथ आप उतार रहे होगे, बड़े अच्छी बात है, अच्छे बच्चे हैं। देखिए अब एक और ट्रायंगल लेते हैं हम, एल एम, ये एल एन एस, एक और ट्रायंगल लेते हैं, इन ट्रायंगल एल एन एस, ये और ले लेते हैं, देखते हैं क्या कहती है ट्रायंगल। कौन कौन सी ली, एल एन एस, ये ट्रायंगल देखिए, ये वाले क्या कहता है कि दो इंटीरियर एंगल का सम एक्सटीरियर एंगल के बराबर होता है। अगर ऐसा है तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू में डेल। ऐसा लिखना गलत नहीं होगा, क्यों, क्योंकि इसका एक्सटीरियर एंगल है डेल और दोनों अंदर के कोण है वो कितने, 1 और 2, तो 1 और 2 का जोड़ किसके बराबर होगा, बाहर के एंगल। ऐसे ही तो कहते हैं अंदर के दोनों एंगल का जोड़ बाहर के एंगल के बराबर होता है, तो 1 2 डेल के बराबर हो जाएगा। अब आप एक बात सोचिए, मैं निकालना चाहता हूं 1, इस 1 को, आपको इतना तो पता होगा, इतना मैथ तो आता होगा कि ये जो पूरा एंगल है ना, ये पूरा, ये आई है तो ये पूरा एंगल आई है। अल्टरनेट एंगल वगैरह तुम बात करते हो मैथ में, अगर ये पूरा आई है तो ये पूरा भी क्या होगा, आई। अगर इस पूरे आई में से मैं R1 घटा दूं तो कौन, एंगल फर्स्ट नहीं बच जाएगा। फिर से समझा रहा हूं, अगर ये पूरा आई है तो ये पूरा आई होगा। अगर मैं इस आई में से R1 घटा दूं, इस आई में से R1, तो ये एंगल बच जाएगा। मतलब इस फर्स्ट एंगल को मैं क्या कर सकता हूं, I माइनस R1 प्लस के साथ। इसी प्रकार अगर ये पूरा एंगल ऑफ इमरजेंस है तो ये पूरा एंगल भी एंगल ऑफ क्या होगा, इमरजेंस। देखिए यहां से लेके यहां तक, ये भी क्या होगा, एंगल ऑफ इमरजेंस होगा। अगर मैं इस पूरे एंगल में से R2 घटा दूं तो 2 नहीं बच जाएगा। समझ आ रही है ना बात, इसलिए हमने क्या किया, I इसमें से ई में से R2 एंगल को भी घटा दिया। अगर I में से R1 घटाया 1 एंगल आया, अगर मैं E में से R2 घटाऊंगा, इस पूरे में से R2 घटाऊंगा तो कौन सा एंगल आएगा, 2। तो 2 की जगह ये, 1 की जगह ये, इज इक्वल टू में डेल के बराबर होगा। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, देखिए I इसके साथ प्लस में कौन बचा, E, माइनस में R1 माइनस R2 इज इक्वल टू डेल। अब मैं क्या कर सकता हूं, I प्लस में E, इन दोनों को उस तरफ लेके जाता हूं, डेल, दोनों हो जाएंगे प्लस के, R1 प्लस में R2। अगर आपको अच्छी तरह से इस पे ध्यान दे रहे तो इक्वेशन नंबर 3 क्या कहती है, R1 प्लस R2 कितना बनाता, A, तो बन गई बात, हो गया सोल्व। R1 प्लस R2 की जगह A, हमने कुछ नहीं किया, हम स्टेप वाइज चल रहे हैं, हमें नहीं पता, सब कुछ अपने आप ही बता देगा। तो देखिए फ्रॉम इक्वेशन 3 से क्या है, R1 प्लस R2 कितना है, R1 प्लस R2 इज इक्वल टू में A, तो रख दीजिए। तो एंगल I प्लस एंगल E इज इक्वल टू में डेल प्लस में A, ये आ गया रिलेशन। यही तो ड्राइव करना था, I प्लस E डेल प्लस A, यही तो ड्राइव करना था और कर दिया ड्राइव। यहां पे अलग अलग टर्म लिख लेता हूं, यहां पे बता देता हूं, दिस इज द एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस। ठीक है, ए हो जाएगा एंगल ऑफ प्रिज्म, एंगल ऑफ प्रिज्म। अगर आप नीचे लिख दोगे तो थोड़ा सुंदर लगेगा, एंगल ऑफ डेविएशन, एंगल ऑफ डेविएशन। पूछे तो क्या होता है, अपने पाथ से कितनी भटकी, रे ऑफ लाइट अपने पाथ से कितनी भटकी जब रिफ्रैक्शन हुआ, उसको हम क्या कहते हैं, एंगल ऑफ डिविएशन कहते हैं। ठीक है, ई एंगल ऑफ इमरजेंस, एंगल ऑफ इमरजेंस पहले भी लिख दिया, फिर लिख देता हूं। भटकने के बाद बाहर निकली, डेल कितनी भटकी, कितनी डेविएट हुई, और भटकने के बाद जो बाहर निकली वहां पे जो एंगल बनेगा वो एंगल ऑफ इमरजेंस कहेंगे। अब बात क्या होता है कि बच्चे गलती करते हैं, वो गलती क्या करते हैं, ये रिलेशन होगा, अच्छी बात है, न्यूमेरिकल आ गया, ये रिलेशन नहीं आया कंप्लीट के ऊपर, न्यूमेरिकल आ गया। अब क्या करेंगे, ये रिलेशन याद नहीं रखते, I प्लस इज इक्वल टू में डेल प्लस ए, इस डेल को उठा के इस तरफ, ई को उठा के उस तरफ, या इस ए को इस तरफ ले आते, इसको इस तरफ, सारा सत्यानाश उठा देते हैं फॉर्मूले का, और फिर कहते हैं सब न्यूमेरिकल नहीं हुआ। तो थोड़ा लॉजिक लगाइए, थोड़ा दिमाग लगाइए, हमेशा याद रखिए जो एक्सटीरियर एंगल है, देखिए बाहर के एंगल I और E है, अंदर कौन है, डेल और ए। इस पूरे ट्रायंगल के, इस प्रिज्म के अंदर एंगल कौन है, ए और डेल, तो अंदर वालों को एक तरफ कर दो, ए और डेल। ठीक है, और बाहर वाले कौन है, I और E, तो दोनों को अलग कर दो, I प्लस E। तो ये थोड़ा लॉजिक के साथ भी याद रखो, क्योंकि आप न्यूमेरिकल करते हैं तो याद नहीं रहता। याद करने का तरीका, इस प्रिज्म से बाहर I और E है तो दोनों का सम, अंदर A और डेल है तो दोनों का सम, ये हो जाएगा आपके पास। तो ये क्या आ गया, हमारे पास एक रिलेशन आ गया प्रिज्म का, जो डिराइव करना था हमें। इजी मेथड है, कोई ज्यादा मुश्किल बड़ी बात
है नहीं है। बस ये डायग्राम और इसको पोज करके आप उतार लेना, आपके लिए बेनिफिशियल होगा। चलिए इसके ऊपर एक दो न्यूमेरिकल देख लेते हैं ताकि आपको अच्छे से हेल्प हो जाए। क्वेश्चन देख लेते हैं। तो चलिए, ए रे ऑफ लाइट passes through a prism, passes through a prism in which passes through a prism के थ्रू पास हो रही है इक्विलेटरल। वो प्रिज्म कैसा बच्चों? इक्विलेटरल है, इक्विलेटरल। इन विच एंगल ऑफ इंसिडेंस is equal to angle of emergence, and both are 1/3 of angle of prism. Find out the angle of deviation. Find out the angle of deviation. एंड गिवन में क्या दे रखा है बच्चों? गिवन म्यू ऑफ प्रिज्म इज इक्वल टू 1.5 दे रखी ही ये बात, ठीक है। आंसर में ए ऑप्शन में दे रखा है 30 डिग्री, बी ऑप्शन में दे रखा है 60 डिग्री, सी ऑप्शन में दे रखा है 45 डिग्री और डी ऑप्शन में दे रखा है नन। ऐसा न्यूमेरिकल, ये न्यूमेरिकल जो है बड़ा इंपॉर्टेंट है नीट, सीबीएसई बोर्ड और आईआईटी जेई के लिए। कई बार बोर्ड एग्जाम्स में भी आ चुका है और उसके साथ साथ नीट में भी आ चुका है, आईआईटी जेई में भी। तो इसलिए आपको इसके ऊपर ध्यान, यानी कि उसमें स्टेटमेंट अलग हो सकती है, बाकी सारा ये सब अलग है। जैसे कि एंगल ऑफ प्रिज्म अलग दे दिया है, कुछ ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बोर्ड में पूछे जाते हैं, तो देख लीजिए कैसे सोल्व करना। तो क्या बोल रहा है? सबसे पहले मैंने आपको पहले ही बताया था, अगर आपको 100% एक्यूरेसी के साथ ऑप्टिक्स के न्यूमेरिकल को सोल्व करना है तो सबसे पहले डायग्राम बना लीजिए और दूसरा काम साइन कन्वेंशन को याद रखना। ए रे ऑफ लाइट पासिस थ्रू, ये गलत लिख दिया, पासिस थ्रू प्रिज्म जो कि इक्विलेटरल है, मतलब एक प्रिज्म में से पास हो रहा है जो कि इक्विलेटरल है। यहां पे इक्विलेटरल से क्या बताना चाह रहा है? ये जो इतना जोर देके इसने ब्रैकेट में लिख रखा है कि ये इक्विलेटरल है, इससे क्या बताना चाह रहा है? इससे बताना चाह रहा है कि इक्विलेटरल ट्रायंगल में प्रत्येक एंगल 60 डिग्री का होता है। तो ये तो एंगल ए था, मतलब एंगल ऑफ प्रिज्म कितना दे दिया? 60 डिग्री। स्टेटमेंट में कहीं आपको 60 डिग्री नहीं लिखा मिला, फिर भी आपको पता करना पड़ेगा क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल का प्रत्येक कोण कितने डिग्री का होता है? 60 डिग्री का होता मात्र, इसलिए ए की वैल्यू कितनी आ गई? 60 डिग्री। अब क्या होता है कि एक रे ऑफ लाइट इसके ऊपर इंसिडेंट होती है, तो ये रे ऑफ लाइट इंसिडेंट करवा दी, ये करवा दी, तो ये नॉर्मल होगा। अभी आपको बताया था ना, ये नॉर्मल फर्स्ट इंसिडेंट के साथ ये सीधी जाएगी, सीधी जाने के बाद यहां पे दूसरा नॉर्मल होगा ऐसे इनटू और अवे फ्रॉम द नॉर्मल। आपको पता चल गया होगा, ये फर्स्ट मीडियम, ये सेकंड मीडियम। ये रेयर होगा क्योंकि बाहर है, वो डेंसर होगा। तो रेयर से डेंसर में जब रे ऑफ लाइट जाएगी तो टुवर्ड्स द नॉर्मल बैंड करेगी, और डेंसर से रेयर में जाएगी तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल। इसको हमने R1 माना था, इसको R2, इसको एंगल ऑफ इमर्जेंस। अगर हमें एंगल ऑफ डेविएशन निकालना था तो मैं इसको पीछे की तरफ बढ़ा देता था, इसको भी पीछे की तरफ डॉटेड लाइन से बढ़ा देता। पहले ही बताया था, एंगल ऑफ डेविएशन निकालना हो तो इनिशियल रे ये रही, फाइनल रे वो रही, उन दोनों को पीछे पीछे बढ़ा दो, पीछे बढ़ा दिया, पीछे बढ़ा दिया, एंगल ऑफ डेविएशन यही फाइंड आउट करना अब हमें, ये पूरा डायग्राम, ठीक है। इतना डायग्राम था और इसमें डेल की वैल्यू फाइंड आउट करनी। अब सीधा सा पता है, अगर यहां पे दे रखा है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी, सबसे पहले हम सॉल्यूशन के लिए हम लिख लेते हैं गिवन कंडीशन, सॉल्यूशन करते हैं। ये ऑप्शन है गिवन कंडीशन। देखिए म्यू की वैल्यू दे रखी है 1.5 जो कि 2 वाला मीडियम है, यानी कि 2। म्यू1 की तो कितनी हो जाएगी? 1। एयर है बाहर, उसका कोई काम नहीं। अब इसके बाद क्या दे रहा है कि जो एंगल ऑफ आई है वो किसके बराबर है? एंगल ऑफ इमर्जेंस, यानी कि जितना इंसिडेंट एंगल है उतना ही कितना है? इमर्जेंट एंगल है, और दोनों कितने हैं? 3/4 ऑफ एंगल ऑफ प्रिज्म लिख रखा है। एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ इमर्जेंस लगा दिया, एंड बोथ आर 3/4 ऑफ एंगल ऑफ प्रिज्म, 3/4 ऑफ एंगल ऑफ प्रिज्म। अब हमारे पास कितना? I इज इक्वल टू में E इज इक्वल टू में 3/4, और ये इक्विलेटरल ट्रायंगल थी इसलिए कितने का होगा? 60 डिग्री, इसलिए इन्होंने बोल रखा इक्विलेटरल। तो कितना हो जाएगा ये? और 45 डिग्री के बराबर।
तो आई की वैल्यू ई की वैल्यू आ गई 45 और ए की वैल्यू पहले ही गिवन है 60 डिग्री। अब आपको पता है जहां पे आई मिल गया, ई मिल गया, ए मिल गया, अब हमें निकालना कौन है, डेल। तो सीधा सा फार्मूला है हमारे पास आई प्लस में ई इज इक्वल टू में ए प्लस में डेल। फिर बता रहा हूं मेरे को ये कैसे याद है, मेरे को याद है कि इस प्रिज्म से बाहर आई और ई एंगल है, इसलिए एक तरफ ये रख देता हूं, अंदर ए और डेल एंगल है इसलिए मैं ये रख देता हूं। डेल निकालना है, सोल्व कर लो डेल के लिए। डेल अब आई और ई की वैल्यू 45 डिग्री यानी कि 45, इसकी भी 45 और माइनस में 60। डेल 45 प्लस 45 90 और 90 माइनस कितना कर दिया 60, कितना बचेगा 30। तो डेल कितना आ गया 30 डिग्री, यानी कि कितने एंगल से डेविएट होगी, यानी कि ये जो एंगल ऑफ डेविएशन बोला ये कितना होगा 30 डिग्री, यानी कि कौन सा ऑप्शन हो गया, फर्स्ट ऑप्शन होगा। तो ऐसा क्वेश्चन आए तो आपको ऐसे सोल्व करना है। इसमें एक खास बात क्या थी, ये क्वेश्चन में जो बड़ी बात थी, खास बात थी, वो ये बात थी कि जो हमारे पास इक्विलेटरल ट्रायंगल बोल रखी है, यहाँ पे ए की वैल्यू गिवन नहीं है। अब नॉर्मल बच्चा है जो पुअर स्टूडेंट है, बोर्ड में तो आने का इंपॉर्टेंट है, साथ साथ उसमें भी आता है, वो सोचता है कि हमारे पास ए तो है ही नहीं, अब ए कहां से लाए, तो उसको सोचना पड़ेगा कि इक्विलेटरल ट्रायंगल के लिए एंगल ऑफ प्रिज्म कितने डिग्री का होता है, 60 डिग्री का होता है। यही इसके अंदर मेन बात थी जो आपको पता करनी थी, बाकी तो सीधा फार्मूले में ही पुट करना था। तो चलिए न्यूमेरिकल नंबर सेकंड करते हैं इसके ऊपर। प्रिज्म वाले केस ले रहे हैं और प्रिज्म वाले केस के लिए हम न्यूमेरिकल नंबर सेकंड कर, क्या कहता है न्यूमेरिकल, मैं डायरेक्ट लिख देता हूं, आपको स्टेटमेंट बता देता हूं। न्यूमेरिकल नंबर सेकंड क्या बोलता है कि एक एंगल है ये, अब क्या होगा कि इसके ऊपर रे ऑफ लाइट इंसिडेंट की, यहां पे गई, यहां पे निकली, इस एंगल को इमरजेंस, इस एंगल को आई कहते हैं, ये R1 है, ये R2, ठीक है। ये सब बातें बोल रखी है इन्होंने, और ये सब बातें बोलने के बाद क्या बोलता है कि जो एंगल I है वो किसके बराबर है, E, और दोनों इक्वल हैं 30 डिग्री के बराबर। एंगल ऑफ इमरजेंस गिवन कंडीशन में एंगल I और एंगल E की वैल्यू हमारे पास कितनी दे रखी है, 30 डिग्री के बराबर दे रखी है, ठीक है। अब हमें क्या करना है, अब हमें फाइंड आउट करनी है किसकी वैल्यू, एंगल I दे दिया, E दे दिया, और एंगल ऑफ प्रिज्म जो हमारे पास है वो है 45 डिग्री। एंगल ऑफ प्रिज्म की वैल्यू 45, एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इमरजेंस, हमारे पास सब कुछ आ गया। अब हमें जो यहां पे फाइंड आउट करना है वो गिवन है, फाइंड आउट एंगल ऑफ डेविएशन, एंगल ऑफ डेविएशन सेम न्यूमेरिकल है, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। ये फर्स्ट मीडियम, ये सेकेंड मीडियम, एंगल ऑफ डेविएशन को फाइंड आउट करना है। यहां पे मेन बात हमारे पास ये है, क्या बोल रहा है, इफ सेकेंड पार्ट, बी पार्ट में क्या क्या बोल रहा है कि इफ R2 एंगल इज इक्वल टू में 0 देन फाइंड आउट म्यू ऑफ प्रिज्म, यानी कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ प्रिज्म, ठीक है। अब मैंने इसमें पहला पार्ट तो ये था, दूसरा पार्ट ये जोड़ दिया, अगर R2, इस R2 की वैल्यू 0 हो जाती है देन फाइंड आउट द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स या म्यू ऑफ ए प्रिज्म। इस पहला पार्ट अलग है, उसका कोई लेना देना नहीं। दूसरे पार्ट में ये बोला है अगर आपके पास इस R2 की वैल्यू 0 हो जाती है तब आप फाइंड आउट कीजिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ प्रिज्म। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कॉपी पेन साथ में रखो, उतारते रहो ताकि आपको इजीली उसको सोल्व कर सको बाद में। कुछ भी नहीं करना है, देखिए लिख लीजिए। सबसे पहले गिवन में कौन है, I 30 डिग्री, E 30 डिग्री होगा। अब इसके बाद हमारे पास कौन था, इसके बाद एंगल ऑफ प्रिज्म भी दे रखा है 45 डिग्री, ठीक है। अब इसने क्या पूछ लिया, इसने पूछ लिया कि फाइंड आउट डेल, एंगल ऑफ डेविएशन। वही बताया एंगल ऑफ डेविएशन निकालने का तरीका, इसको पीछे तक बढ़ा दो, फाइनल रे को भी पीछे तक बढ़ा दो, इन दोनों में का जो एंगल है उसी को डेविएशन कहते हैं। तो यही निकालना, यही बताता ना, इनिशियल रे को बढ़ा दो, फाइनल रे को, जहां पे भी आपको डेविएशन निकालना हो इनिशियल और फाइनल रे को बैक में डॉटेड के साथ बढ़ा दीजिए, जो मिनिमम एंगल होगा उसी को एंगल ऑफ डेविएशन कहेंगे। तो चलिए I, E और A 45 डिग्री। अब डेल निकालना, तो फार्मूला तो सीधा है कि I प्लस में E, A प्लस में डेल, सीधा निकाल दोगे, कोई बड़ी बात नहीं। I प्लस C, ये इस तरफ आके A डेल, I की वैल्यू कितनी 30, E की वैल्यू कितनी 30, माइनस में 45, डेल आ गया 30 30 60 में ये किया 15, मतलब एंगल आ गया 15 डिग्री। यानी कि ये जो एंगल होगा ये कितने डिग्री का होगा, 15 डिग्री का होगा। कोई बड़ी बात नहीं है, छोटा सा न्यूमेरिकल था, जस्ट स्टेटमेंट थी और आपने सोल्व कर दिया।
अब है न्यूमेरिकल तो अच्छे वाला। अब कैसे निकालोगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स? देखिए मैं इसको मान लेता हूं ए, इसको मान लेता हूं बी, इसको मान लेता हूं सी। ये है दिमाग लगाने की बात। जो बच्चा ऐसे न्यूमेरिकल सोल्व कर लेगा, दिमाग लगा लेगा, सोचते रहना, आप पहले सोच लो फिर मैं न्यूमेरिकल सोल्व करूंगा, आप बताना कि आपने ऐसे ही सोचा है नहीं सोचा। और जब आप देख के बताओगे तो कमेंट सेक्शन में मेरे को मेंशन करना आपने ऐसा सोचा नहीं सोचा। देखिए मुझे निकालना है इस प्रिज्म का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, बात तो इतनी है। अगर मैं इस फेस के ऊपर या इस फेस किसी एक फेस के ऊपर लगा लूं, अगर मैं या इसके ऊपर या इसके ऊपर एक फेस के ऊपर स्नेल्स लॉ लगा दूं, क्यों? क्योंकि स्नेल्स लॉ ही तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में बताता हूं, ये सोचना पड़ेगा। देखिए हमारे पास आई तो गिवन है, आई तो गिवन है, तो हम ऐसा कर सकता हूं। देखिए स्नेल्स लॉ अप्लाई करता हूं, स्नेल्स लॉ, ये सोचना पड़ेगा क्योंकि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर किसी फेस के अराउंड बताना तो स्नेल्स लॉ ही बताएगा, और कोई तो चारा हमारे पास नहीं है। तो क्या होगा, म्यू ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू 1, ऐसे ही लिखते थे। दूसरे मीडियम में जा रहे हैं फर्स्ट से, अब आप एक्सपर्ट हो गए होंगे, बार बार बताने की जरूरत नहीं है। तो म्यू 2 बाय म्यू 1 इसको ऊपर और इसके नीचे लिखते थे। स्नेल्स लॉ जो बच्चा नया है वो अप्लाई करना सिखा रहा हूं, फिर से सीख लीजिए। हम कैसे लिखते हैं, अगर पहले मीडियम से दूसरे यानी कि पहले से दूसरे में जा रहे हैं तो म्यू ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू 1, म्यू 2 बाय म्यू 1 लिख के छोड़ देते हैं। नेक्स्ट स्टेप में क्या करते थे, साइन बाय साइन। पिछली वीडियो जरूर देखिएगा, वो बड़ी हेल्पफुल है क्योंकि पूरी ऑप्टिक्स इंटरकनेक्टेड है। प्रत्येक वीडियो देखिएगा तभी आपको समझ आएगी। इस फर्स्ट के अंदर एंगल ऊपर, फर्स्ट क्रॉस मल्टीप्लाई करना होता फर्स्ट के अंदर एंगल तो आई है ऊपर, सेकंड के अंदर एंगल नीचे, सेकंड के अंदर एंगल R1 है वो नीचे, ये ठीक है। अगर अब मुझे म्यू 2 बाय म्यू 1 इज इक्वल टू में साइन आई बाय साइन आर, अब म्यू 2 बाय में म्यू 1 इज इक्वल टू में साइन आई बाय में साइन R1, ये लेना। अब देखिए म्यू टू तो म्यू के बराबर है, ठीक है। म्यू 2 हम यहां पे लिख देते हैं म्यू टू तो क्या है, म्यू है, क्यों? क्योंकि ग्लास है, हमें नहीं पता, निकालना है। म्यू 1 किसके बराबर होगा, 1, क्योंकि बाहर क्या एयर, और एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होता है 1, तो चेंज कर दीजिए। तो म्यू 2 की जगह म्यू, इसकी जगह 1 साइन आई बाय में साइन R1, इसको साफ कर दीजिए, कोई काम नहीं। अगर हमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चाहिए तो I बाय R1 है, और I की वैल्यू तो पहले ही गिवन है 30 डिग्री, तो कोई दिक्कत नहीं, इसको तो मैं लिख सकता हूं साइन 30 डिग्री। अब बात आती है साइन R1 की। पहला, इसमें दो हमारे पास बातें हैं। सबसे पहली बात तो ये आपको ये दिमाग लगाना पड़ेगा कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहां से निकाले, उसके लिए फॉर्मूला होगा स्नेल्स लॉ, इतना आ गया। अब इसके बाद आ गई R1 की वैल्यू कहां से निकाले। देखिए अभी अभी मैंने क्या करवा था, आपको प्रिज्म का डेरिवेशन करवा था, a प्लस डेल इज इक्वल टू I प्लस ई, ये फॉर्मूला डिराइव करवा था। तो उस फॉर्मूले के अंदर एक जगह मैंने ऐसा लिखा था कि एंगल A इज इक्वल टू में R1 प्लस में R2, ऐसा लिखा था, ये इक्वेशन बनाई थी। जो हमारे पास एंगल A था वो R1 प्लस R2 के बराबर हो गया था। आपको ऐसा बात मैंने निकलवाई थी, इक्वेशन नंबर 3 उसकी बनी थी। R1 प्लस R2 को हमने एंगल A के बराबर लिया था, ठीक है। ये बात याद नहीं है तो उस डेरिवेशन में जाइए, पीछे बैक जाइए और उसको देखिएगा, ठीक है। इसके बाद एंगल A जाइए, एंगल A कितनी है 45 डिग्री। R1 इज इक्वल टू में R1 प्लस में R2, और R2 को इन्होंने कितना दे दिया 0, तो इसकी वैल्यू तो 0, तो R1 कितना हो जाएगा 45 डिग्री। R2 की वैल्यू पहले ही गिवन है 0, तो R1 कितना आ जाएगा 45 डिग्री। तो अब हमारे पास R1 की वैल्यू कितनी पुट कर सकते हैं हम, 45 डिग्री के बराबर। तो इसको साफ कर देता हूं मैं, देखिए क्या हो जाएगा, रख दीजिए म्यू साइन 30 डिवाइडेड बाय में साइन 45 डिग्री। अब इसको सोल्व करना है और जस्ट कोई भी हमारे पास ऑप्शन नहीं है, इसको सोल्व करते हैं हमारे पास रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो देख लीजिए क्या होगा, साइन इसकी वैल्यू साइन 30 की वैल्यू 1/2 आपको पता है, साइन 45 की वैल्यू 1/√2 इतनी होगी, ठीक है। अब मैं इसको आगे साफ कर रहा हूं, तो क्या हो जाएगा म्यू इज इक्वल टू में 1/2 इंटू 1/√2। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1/2 को √2 तो कितना हो जाएगा 1/√2, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आ गया 1/√2। तो इस प्रिज्म का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो कितना होगा
1/√2 के बराबर। तो इतना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा। अगर आपको ऐसे न्यूमेरिकल सोल्व करने हैं तो ज्यादा से ज्यादा मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। मैं बहुत सारे आपके लिए ऐसे न्यूमेरिकल लेके आऊंगा। हर एक न्यूमेरिकल की डिग्री अलग होगी, हर एक न्यूमेरिकल का टाइप अलग होगा, ताकि आपको इजीली समझ आ जाए। मैंने इसका पहला पार्ट इसलिए वो लिया था ताकि उसकी प्रैक्टिस हो जाए, और दूसरे पार्ट में आपको एक नई डिग्री के साथ न्यूमेरिकल दिया है। आपको ऐसे ही न्यूमेरिकल मिलते रहेंगे आपके फिजिक्स के। देखिए है कुछ भी नहीं, आपका सिर्फ थोड़ा सा दिमाग लगा है। वो दिमाग कैसे लगाना है, क्योंकि आप पहली बार कर रहे हैं, इसलिए कैसे लगाना वो मैं आपको बता रहा हूं। एक बार सीख गए तो फिर जिंदगी भर नहीं भूलोगे। तो चलिए इससे नेक्स्ट न्यूमेरिकल कर लेते हैं एक और, फिर उसके बाद नेक्स्ट। तो चलिए नेक्स्ट न्यूमेरिकल सोल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं क्या बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 3। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 बोल रहा है कि एक रे ऑफ लाइट इंसिडेंट होती है, तो ये नॉर्मल हो जाएगा। ये इंसिडेंट होती है 60 डिग्री एंगल, यानी कि एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना दे दिया, 60 डिग्री। 60 डिग्री एंगल के साथ इस प्रिज्म के ऊपर इंसिडेंट होती है, जिसका एंगल ऑफ प्रिज्म कितना दे रखा है, 30 डिग्री। सब बातें गिवन है, लिख रखी हैं कि ए रे ऑफ लाइट इंसिडेंट ऑन ए प्रिज्म ऑफ ए प्रिज्म एंगल इज 30 डिग्री एट ए एंगल ऑफ इंसिडेंस 60 डिग्री के ऊपर। ठीक है, अब ये सीधी सी बात आपको यहां पे जाएगी, यहां पे जाने के बाद फिर ये बाहर निकलेगी। अब देखिए इस रे को मैं बढ़ा देता हूं बाहर, और इसके बाद क्या होगा, यहां पे भी क्या होगा, नॉर्मल होगा। अब नॉर्मल होगा तो इंसिडेंट फाइनल रे क्या करेगी, इस तरफ जानी चाहिए, इस एंगल को एंगल ऑफ डेविएशन, यही तो बनाते थे R1 R2 एंगल ऑफ इमर्जेंस, ऐसे बोल रहा है। ठीक है, ये बोल रहा है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस 60 डिग्री, और ये जो डेल एंगल दे रखा है ये 30 डिग्री, और ए एंगल भी 30 डिग्री। ओवरऑल क्वेश्चन में बोला है कि एक रे ऑफ लाइट 60 डिग्री के ऊपर इंसिडेंट होती है एक प्रिज्म के, जिसका प्रिज्म एंगल 30 डिग्री है, और ये रे ऑफ लाइट इंसिडेंट रे के साथ 30 डिग्री एंगल बनाती है जो डेविएट हुई, यानी कि एंगल ऑफ डेविएशन 30 डिग्री गिवन है। अब क्या करना है, शो करना है कि शो दैट एमर्जेंट रे इज परपेंडिकुलर टू फेस। ये था ना, देखिए ए पॉइंट, ये बी पॉइंट, ये सी। तो क्या करना है, शो दैट एमर्जेंट रे इज परपेंडिकुलर टू फेस ए सी। तो क्या करना है, शो दैट emergent ray is perpendicular to face AC। ये यानी कि जो बाहर निकलेगी रे उस फेस के क्या होगी, परपेंडिकुलर होगी। ये हमें शो करना, तो देखिए कैसे शो करेंगे। ये हो जाएगा एंगल ऑफ इमर्जेंस, दिस इज द, ये क्या नॉर्मल 2, दिस इज द नॉर्मल फर्स्ट। तो हमें कुछ ऐसा करना पड़ेगा, देखिए करते हैं, कुछ ऐसा करेंगे कमाल कि ये न्यूमेरिकल सोल्व हो जाएगा। दिमाग लगाइए, क्या बोल रहा है कि इमर्जेंट रे इज परपेंडिकुलर टू फेस AC। अब आप एक बात सोचिए कि एक ये प्रिज्म है, इस प्रिज्म में रे ऑफ लाइट इंसिडेंट हो रही है किसी एंगल पे, इस एंगल को इंसिडेंस कह दिया। अब यहां पे टकराएगी, दूसरा नॉर्मल। अब ये इस तरफ जा रही है तो ये एंगल ऑफ इमर्जेंस होगा। मतलब हमें चाहिए कि इस फेस के परपेंडिकुलर निकले, मतलब परपेंडिकुलर होना चाहिए। तो इस फेस का परपेंडिकुलर तो यो है, N2 है इस फेस का परपेंडिकुलर। मतलब अगर ये रे ऑफ लाइट यहां से ना निकल करके, अगर यहां से इससे टकरा के यहां से निकले, क्या बता रहा हूं मैं, फिर से सुन लो, बड़ी अच्छी बात है। ये रे ऑफ लाइट यहां से निकलती है तो हमें नहीं पता कितना एंगल ऑफ इमर्जेंस है, बट क्वेश्चन की डिमांड ये है कि इमर्जेंट रे परपेंडिकुलर टू फेस AC, इस फेस के परपेंडिकुलर होनी चाहिए। इस फेस के परपेंडिकुलर कब होगी, इस फेस के परपेंडिकुलर तो ये है, ये रहा, ये परपेंडिकुलर नॉर्मल ही तो है। अगर रे ऑफ लाइट इसके साथ ग्रेजिंग निकलते हुए, यानी कि ऐसे टकराए, ऐसे जाए और ऐसे निकले, अगर इसके साथ नॉर्मल के साथ ग्रेजिंग करते हुए निकले तो क्या होगा, वो फेस के परपेंडिकुलर हो जाएगी। और ग्रेजिंग के साथ निकलेगी, कब निकलेगी, अगर ये एंगल ऑफ इमर्जेंस, दिस इज द एंगल ऑफ इमर्जेंस, अगर ये लाइन, ये एंगल ये उठ के यहां पे चला जाए, ये उठ के यहां पे चला जाए, तो E की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0। E की वैल्यू कितनी हो जाएगी बच्चों, 0 के बराबर। तो होगी परपेंडिकुलर, आ गया आंसर। E की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 0। जब एंगल ऑफ इमर्जेंस 0 के बराबर होगा तो जो रे ऑफ लाइट बाहर निकलेगी वो परपेंडिकुलर टू फेस निकलेगी। यहां पे समझिए, ये रे ऑफ लाइट यहां पे है, अगर ये रे ऑफ लाइट यहां से उठ के इस तरफ आ जाए, इस तरह,
तो ये जो है ये रे ऑफ लाइट, ये तो परपेंडिकुलर है इस फेस का, पहले ही नॉर्मल बता रखा, नॉर्मल परपेंडिकुलर, तो इस फेस का परपेंडिकुलर ये, जब ये रे ऑफ लाइट यहां पे उठ के जाएगी तो एंगल ऑफ इमर्जेंस कितना हो जाएगा, 0। ये था हमें दिमाग लगा के सोल्व करने की बात। अगर हम दिमाग लगा के सोल्व करें तो हमारे पास 1 सेकंड में आंसर आ जाएगा। नीट में आया हुआ है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उसके साथ साथ स्टेट बोर्ड में कई बार पूछा गया। ये तो हुई दिमाग लगा के नीट में 1 सेकंड में आंसर। सीधा देखो डायग्राम परपेंडिकुलर निकालनी है, डायग्राम बनाओ छोटा सा, 3 सेकंड में डायग्राम, क्योंकि आपको पता रफली बनाना है, 4थी सेकंड में आप बता दो इसको उठा के यहां पे ले आए तो ये सरफेस का परपेंडिकुलर 0, तो 5वीं सेकंड में आंसर, केवल और केवल 5 सेकंड लगेगी आंसर निकालने में। अगर आप बात करते हैं बोर्ड में, आप कहोगे सर बोर्ड में आ जाए तो निकाल लीजिए। गिवन कंडीशन में आई की वैल्यू 60, ए की वैल्यू 30, डेल की वैल्यू 30, सबकी वैल्यू तो गिवन है, पहले ही तो बोल रखा। फार्मूला आई प्लस ई इज इक्वल टू में ए प्लस डेल, ई निकालना है तो क्या हो जाएगा, ए प्लस में डेल आई, ये एंगल ऑफ प्रिज्म, इंसिडेंट वाला ये। तो इमर्जेंट एंगल ए की वैल्यू देखिए 30, डेल की वैल्यू देखिए 30, इसमें माइनस कौन होगा 60, 30 60 माइनस 60 0। अब आप निकालोगे 0, और जैसे ही एंगल को 0 करोगे अब आप क्या करोगे, इस ई को 0 करोगे। पहले तो वो ई 0 निकाला, अगर आपको पूरा प्रोसीजर फॉलो करना हो तो 0 करोगे। और आप क्या करोगे, अब आप एक डायग्राम को ऐसे बना दोगे कि सर ये जो एंगल ऑफ इमरजेंस है ये होगा 0, इसलिए ई यहां पे हो जाएगा 0, ऐसा डायग्राम बना दोगे। तो रे ऑफ लाइट गई, टकराई, ऐसे निकली, इसी को हम क्या कहते हैं, इसी को कहा जाता है कि शो दैट द इमर्जेंट रे इज परपेंडिकुलर टू फेस। अगर E 0 है, इफ E इज 0 देन इमर्जेंट रे इज परपेंडिकुलर टू फेस AC, उस फेस के क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर हो जाएगा बच्चों। तो यही बात हमने क्या बताई थी आपको, समझा रहा था मैं, और कुछ थोड़ी ना समझा रहा था, यही तो समझा रहा था। तो आगे ये बात, इसके बाद नेक्स्ट देखिए, इसी में एक थोड़ा सा और फेरबदल कर देते हैं, क्वेश्चन नंबर ये फर्स्ट था, इसका सेकंड पार्ट, फाइंड आउट द म्यू ऑफ प्रिज्म का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बता दीजिए जी। ये पार्ट में चेंज किया, कुछ नहीं किया, उसने पूछ लिया फाइंड आउट द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ प्रिज्म, यानी कि जो हमारे पास प्रिज्म है उसका हमें क्या बताना है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बताना है, और कुछ भी नहीं करना, केवल क्या बताना बच्चों, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बताना है। तो चलिए देखिए कैसे बताते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बताने का एक ही फार्मूला, वही स्नेल्स लॉ, म्यू ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू 1, फर्स्ट मीडियम से सेकंड में गए, रखेंगे म्यू 2 बाय में म्यू 1, रख देंगे साइन बाय में साइन। अब फर्स्ट के अंदर एंगल ऊपर, फर्स्ट के अंदर तो एंगल ऊपर, सेकंड के अंदर एंगल नीचे, सेकंड के अंदर तो एंगल R1 है, उसको नीचे। अब I की वैल्यू तो पहले ही गिवन है 60 डिग्री, रख देंगे। अब बात आती है R1 की, कि R1 कहां से निकाले, तो R1 को निकाल लीजिए, बड़ा इजी मेथड, कुछ भी नहीं है यार, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, थोड़ा सा बस फोकस कीजिए, जैसे ही फोकस करोगे आपको न्यूमेरिकल ऐसे आंसर देगा। देखिए खुद बोल के दे रहा, ले लो आंसर, तो लो ना। अभी मैंने एक डेरिवेशन बताया था कि R1 प्लस में R2 की वैल्यू किसके बराबर होती है, एंगल ऑफ प्रिज्म के बराबर होती है। ये जब डेरिवेशन करवाया था उसी के अंदर बताई थी, ये बात याद रखना, ये बात बड़े काम की चीज है, न्यूमेरिकल सोल्व करने में काम आएगी। R1 प्लस R2 इज इक्वल टू में एंगल ऑफ प्रिज्म, यानी कि इन दोनों का सम इस प्रिज्म के एंगल के बराबर होता है। तो कर लीजिए, R1 चाहिए, R2 हो जाएगा 0, A की वैल्यू कितनी दी हुई है, A की वैल्यू 30 डिग्री। आप पूछोगे सर ये R2 0 कैसे होगा, अरे आप देख लीजिए ना, इमरजेंट एंगल कितना है 0, अगर इमरजेंट एंगल 0 है तो R कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ये R2 कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। देखिए रे ऑफ लाइट चल के सीधी इसके पास चली गई, अगर ये हमारे पास एंगल ऑफ इमरजेंस 0 है तो हमारे पास R2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 के बराबर हो जाएगी। समझ आई या नहीं आई, ये बात थी आपकी। तो R2 0, R1 कितना आ गया 30 डिग्री, पुट कर दीजिए सबकी वैल्यू, आपका आंसर आ जाएगा। देखिए क्या पुट करेंगे, म्यू, देखिए म्यू 2 तो म्यू है क्योंकि ग्लास है, निकालना है, म्यू 1 की वैल्यू 1 क्योंकि एयर है, साइन आई की जगह कितना 60 डिग्री आई की वैल्यू, बाय में साइन ये R1 की जगह 30, तो साइन 30, तो म्यू हमारे पास कितना हो गया साइन 60। अब साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है, √3/2, पहले से ही पता है। साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/2, इसका तो पता होगा ना, √3/2 1/2, 2 से 2 कैंसिल, म्यू की वैल्यू √3, म्यू की वैल्यू कितनी हो जाएगी, √3 के बराबर हो जाएगी। ये आ गया हमारे पास √3।
बोलो भाई, इतनी बात आई या नहीं आई समझ में? ये था हमारे पास न्यूमेरिकल पोर्शन जो हमें सोल्व करना था आपके लिए, और वो कर दिया हमने सोल्व। तो 3 न्यूमेरिकल सोल्व किए, तीनों न्यूमेरिकल में अलग डिग्री थी, अलग बात थी, कैसे हम क्या सोल्व कर सकते हैं। ऐसे ही इसके बाद हम एक सीबीएसई बोर्ड की सीरीज लेके आएंगे जिसमें कंप्लीट आपको मिलेगा सीबीएसई बोर्ड के न्यूमेरिकल जो आपके साथ आ भी सकते हैं और जो पहले आए हुए हैं और जो इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल हैं। साथ साथ हमें क्या करना, आईआईटी जे नीट इनके लिए भी वीडियोस डालेंगे, इसलिए आप मेरे चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ठोक दीजिए और कमेंट सेक्शन में मेंशन जरूर कीजिए प्रॉब्लम आए तो। ठीक है, आप देखिए एक थोड़ा सा आगे टॉपिक हम इसमें डिस्कस करेंगे, वो टॉपिक देखते रहिए। एक छोटा सा टॉपिक है, चलिए वो डिस्कस करते हैं। डिराइव रिलेशन बिटवीन डेल म्यू एंड ए, इनके बीच हमें रिलेशन को डिराइव करना फॉर प्रिज्म, फॉर थिन प्रिज्म। ये आपको अवॉइड किया मिलेगा टॉपिक, बट बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसी नाम से क्वेश्चन भी आता है, इसके बड़े काम हैं, इसलिए हम इसको डिराइव करने क्या क्या काम है वो एक्सप्लेन करेंगे। प्रिज्म, तो देखिए हम हमेशा बात करते हैं थिन प्रिज्म की, थिन लेंस की, हमेशा थिन ही होते हैं, इतने बड़े बड़े थिक नहीं होते जो आपको दिखा रहे, थिन होते हैं वो लेंसेज। ठीक है, तो अब देखिए ये तो एंगल ऑफ प्रिज्म हो जाएगा हमारे पास। अब क्या करेगी, इसके ऊपर एक रे ऑफ लाइट इंसिडेंट होगी, ये होगी। अब आप तो एक्सपर्ट हो गए होंगे, इसको फर्स्ट नॉर्मल कहेंगे। रे ऑफ लाइट सीधी तो जाएगी नहीं, बैंड करेगी इसके ऊपर, यहां पे हो जाएगा दूसरा नॉर्मल जिसको N2 कहेंगे, यहां पे बाहर जाएगी। अब बता दी, जब देखिए ये फर्स्ट मीडियम है, ये सेकंड मीडियम, ये डेंसर का काम करेगा रेयर का, तो रेयर टू डेंसर जाते हैं तो नॉर्मल से की तरफ बैंड करता, देखिए बैंड कर गया नॉर्मल की तरफ, सीधा ना जा करके, इसलिए इसको हम क्या कहेंगे R1, इसको एंगल ऑफ इमरजेंसी। दूसरे में हम डेंसर से रेयर में जा रहे हैं तो इस तरफ नहीं मुड़ी, अवे फ्रॉम द नॉर्मल मुड़ गई, तो इसलिए इसको एंगल ऑफ इमरजेंस कहेंगे, इसको हम R2 एंगल कहेंगे। अब इसके बाद आपको पता ही है, अगर हमें निकालना हो कितना डेविएट हुआ तो इनिशियल रे को पीछे बढ़ा दें, फिनिशियल रे को फाइनल को बढ़ा दें, दोनों के बीच का स्मॉल एंगल डेविएशन, स्मॉल, इनिशियल रे को बढ़ा दिया फाइनल का, और स्मॉल एंगल को हम क्या कहते हैं, एंगल ऑफ डेविएशन कहते हैं। दैट इज ए पार्ट, दैट इज बी पार्ट, दैट इज सी पार्ट। ठीक है, बड़ा ही इजी टॉपिक है, कोई बड़े मतलब लंबे चौड़े डेरिवेशन नहीं है, बिल्कुल छोटे छोटे डेरिवेशन है। ये डायग्राम पहले बना चुका, दोबारा बना चुका, दोबारा बना चुका, 3 न्यूमेरिकल में 2 पहले बना चुका, सब सेम बात है, कोई नहीं है। एंगल ऑफ इंसिडेंस, इमरजेंस, R1 R2, ये एंगल ऑफ डेविएशन, एंगल ऑफ प्रिज्म ए, सब बातें हैं। तो अब हमें क्या करना है, हमें रिलेशनशिप ड्राइव करना डेल म्यू और ए के बीच में। तो सबसे पहले हमारे पास 2 फेसेस होंगे, एक तो ए बी फेस, AC फेस। इस फेस के ऊपर कोई रिफ्रैक्शन नहीं हो रहा है, इसलिए इस फेस को कंसीडर नहीं करना, AB फेस और AC को देखना है। तो सबसे पहली बात करते हैं फॉर AB फेस। सबसे पहला ले लिया हमने, कौन सा फेस ले लिया बच्चों, AB फेस ले लिया। अब AB फेस के ऊपर स्नेल्स लॉ अप्लाई करते हैं हम। कौन सा लॉ अप्लाई करते हैं, स्नेल्स लॉ। अब इसमें भी एक्सपर्ट हो चुके होंगे, बहुत बार आपने अप्लाई कर लिया, तो कर लीजिए अप्लाई। देखिए μ2 विद रिस्पेक्ट टू 1, μ2 बाय μ1 साइन बाय साइन, यही तो करते थे, क्योंकि हम क्या पहले मीडियम से चल के दूसरे मीडियम में जा रहे हैं, और पहले ही बताया था जिस मीडियम में जा रहे हैं उसको नीचे और जिससे जा रहे हैं उसको ऊपर। तो μ2 विद रिस्पेक्ट टू 1, μ2 बाय μ1 साइन बाय साइन। फर्स्ट के अंदर एंगल ऊपर, फर्स्ट के अंदर एंगल आई है ऊपर, सेकंड के अंदर एंगल नीचे, R1 को नीचे, ये हो गया। अब क्या बताया था मैंने बताया था कि जो साइन आई है उसमें एंगल स्मॉल है, इसलिए आई के बराबर हो जाएगा। आपको पता है ना स्मॉल एंगल है इसलिए ये। इसी प्रकार साइन R1 भी स्मॉल है, तो ये भी किसके बराबर हो जाएगा, R1। पहले ही बताता अगर एंगल स्मॉल हो तो टेन थीटा थीटा, साइन थीटा थीटा, कोस थीटा थीटा, ऐसा ही होता ना, इसलिए साइन आई के बराबर साइन R1 के बराबर। ठीक है, अब इसके बाद देखिए μ2 को हम कितना लिख सकते हैं, म्यू, क्योंकि प्रिज्म है और प्रिज्म का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स नहीं पता कितना है, इसलिए म्यू लिख दिया। μ1 को हम कितना रखेंगे, 1, क्योंकि बाहर एयर है और एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तो 1 होता है। तो कर लीजिए सोल्व, तो 1 दोनों रख, सब की वैल्यू पुट करनी, कुछ नहीं करना। μ2 की जगह μ1 की जगह 1, साइन आई की जगह आई, R1 की जगह R1, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, I इज इक्वल टू में म्यू R1 ऊपर गया, I की वैल्यू। दिस इज द इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इक्वेशन नंबर फर्स्ट आ गया। अरे I की वैल्यू निकाल ली, म्यू R1 याद होगी, I की वैल्यू, इस एंगल ऑफ इंसिडेंस की वैल्यू निकाल ली हमने। तो ऐसे ही हम इजीली डेरिवेशन करते रहते हो। तो देखिए
कैसे करते हैं सेकंड पार्ट, ये था पहला। सेकंड, इफ AC फेस इज प्रेजेंट फॉर AC फेस, आप ऐसे लिख सकते हो फॉर AC फेस, फॉर AC फेस। समझ आ रहा होगा, रिलैक्स रहिएगा, पैनिक होने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल इजी टॉपिक है, मुश्किल टॉपिक बिल्कुल भी नहीं है। तो इसके लिए भी हम कौन अप्लाई करेंगे, स्नेल्स लॉ अप्लाई करेंगे। तो कर दीजिए उस पेज के लिए। अब हमें देखिए क्या कर रहे हैं, अंदर से बाहर, पहले अंदर से घर में घुसे, अब घर से बाहर जा रहे हैं, बाहर से घर में घुसे, घर से वापस बाहर जा रहे हैं। तो हम किस में जा रहे हैं, हम फर्स्ट मीडियम। और कहां से जा रहे हैं, सेकंड से। देखिए सेकंड मीडियम से फर्स्ट में क्या लिखेंगे, μ1 बाय μ2 साइन बाय साइन लिख के छोड़ दिया। 2 के अंदर एंगल ऊपर, 2 के अंदर एंगल कौन है, R2 ऊपर, 2 के अंदर एंगल कौन है, R2 ऊपर। फर्स्ट के अंदर एंगल नीचे, फर्स्ट के अंदर एंगल तो E है, E को नीचे नीचे ले लिया। अब वही बात है, ये R2 कितना होगा, R2 के बराबर, ये कितना होगा, E के बराबर। क्यों, क्योंकि एंगल स्मॉल है, अगर स्मॉल एंगल होते हैं तो ऐसा ही होता है। ठीक है, इसको मैं साफ कर देता हूं, आपने उतार लिया हुआ, नहीं उतारा तो पॉज करके वीडियो को उतार लीजिए। पता है ना अभी स्मॉल एंगल R2 का R2 साइन E को E, क्योंकि एंगल कितने स्मॉल। μ1 की वैल्यू 1, μ2 की वैल्यू म्यू, पता होगा क्योंकि μ1 एयर है, एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1, μ2 कौन है, प्रिज्म है, नहीं पता, म्यू रख दिया। R2 बाई E क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो E किसके बराबर आ जाएगा, म्यू इंटू R2 के बराबर। दिस इज द इक्वेशन नंबर सेकंड। फर्स्ट इक्वेशन I की वैल्यू म्यू इंटू R1, सेकेंड इक्वेशन E की वैल्यू म्यू इंटू R2। अब आपके पास वी नो दैट, पहले ही पता आपको, बड़े इंटेलिजेंट बच्चे पता होगा, लिख रहा हूं देखिए, I प्लस C इज इक्वल टू में A प्लस में डेल। होता है या नहीं होता है, एंगल I प्लस C इज इक्वल टू में A प्लस डेल, होता है, ऐसा होता है। चलिए इक्वेशन नंबर थर्ड, पुट फर्स्ट एंड सेकेंड इनटू किसमें, थर्ड में कर दें पुट। पहले इक्वेशन को उठाया इसमें रख दिया, दूसरी इक्वेशन को उठाया इसमें रख दिया, क्या आएगा देख लीजिए। I की वैल्यू म्यू इंटू R1, कर रहे हैं हम फिजिक्स के प्रिज्म का सॉल्यूशन, इसको म्यू इंटू R2 रख दिया, A प्लस में डेल बना दिया। साफ कर देते हैं, कोई काम की बात नहीं रही यहाँ पे, क्योंकि आपने कॉपी पे उतार चुके हो। म्यू को कॉमन ले लीजिए, अंदर बचेगा R1 प्लस R2 इज इक्वल टू A प्लस डेल, इक्वेशन नंबर फोर्थ। अब आप बात कहोगे सर बार बार आप इक्वेशन का नंबरिंग क्यों देते हो, क्योंकि चेक करने वाले को इजी हो जाता है, उसको पता चल जाता है बच्चा कहां से क्या पुट कर रहा है, तो आसानी से उसको तकलीफ नहीं देनी, तकलीफ दी तो नंबर काट लेगा आपके। अब R1 प्लस R2 इसकी वैल्यू तो A होती है, पहले ही बताया था, इससे पहले वाला डेरिवेशन सोल्व किया, उसमें R1 प्लस R2 की वैल्यू A होती है। तो हम क्या करेंगे, इसे A की वैल्यू पुट कर देते हैं, तो पुट R1 प्लस R2 इंटू पुट A इंटू इक्वेशन फोर्थ, पुट कर दीजिए A की वैल्यू इक्वेशन नंबर फोर्थ में क्या आएगा, म्यू। देखिए R1 प्लस R2, चाहे तो इसकी वैल्यू पुट कर लो चाहे आप इसकी, तो हम क्या करें, मैंने थोड़ा वो कर दिया, देखिए हमें डेल म्यू और A के बीच निकालना, तो हम उल्टा कर देते हैं इसका, वही R1 प्लस R2 की वैल्यू पुट कर देते हैं। R1 प्लस R2 की वैल्यू A है, तो कर दीजिए म्यू इंटू A, देखिए इसकी वैल्यू A इज इक्वल टू में A प्लस में डेल। अब A आएगा इस तरफ तो माइनस A हो जाएगा, उस तरफ कौन बचा, डेल बचा। अब डेल बचा तो क्या, डेल इज इक्वल टू में A, यहाँ पे भी A को कॉमन ले लो, क्या बचेगा, म्यू माइनस 1। A को कॉमन लिया, म्यू माइनस 1 इज इक्वल टू डेल। दिस इज द एंगल ऑफ डेविएशन, द रिलेशन बिटवीन डेल म्यू एंड A फॉर थिन प्रिज्म। तो हमने कर दिया डेल A और म्यू के बीच और रिलेशनशिप आया डेल इज इक्वल टू में A इंटू म्यू माइनस 1। या इसको आप ऐसे भी, इसको मैं साफ कर रहा हूं, अब इसका कोई काम नहीं है, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, डेल इज इक्वल टू म्यू माइनस 1 इंटू A। ये डेल यहाँ पे क्या, एंगल ऑफ डेविएशन, म्यू एंगल ऑफ ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ इस प्रिज्म का, और A क्या हो जाएगा, एंगल ऑफ प्रिज्म हो जाएगा। तो आ गया ना डेरिवेशन। इसी का नाम, इसी टॉपिक का नाम ऐसे भी हो सकता है, फाइंड आउट द एंगल ऑफ डेविएशन फॉर थिन प्रिज्म। अगर थिन नहीं बोलता तो अलग होता है, और थिन प्रिज्म बोल दे तो उसके लिए एंगल ऑफ डेविएशन। इसको मैं लिख देता हूं, क्या होता है, एंगल ऑफ डेविएशन। ये क्या होगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ये कौन होगा, एंगल ऑफ प्रिज्म। तो सब बातें बिल्कुल क्लियर हैं,
रिलेशन आ गया डेल इज इक्वल टू म्यू माइनस 1 इंटू ए, तो ये होगा एंगल ऑफ डेविएशन की बात। तो ऐसे यही निकालना था हमें। इसके दो नाम, ड्राइव द रिलेशनशिप बिटवीन डेल म्यू एंड ए फॉर थिन प्रिज्म, या दूसरा नाम क्या, ड्राइव द डेरिवेशन ऑफ एंगल ऑफ डेविएशन, ड्राइव द डेरिवेशन ऑफ एंगल ऑफ डेविएशन का फॉर थिन प्रिज्म, इसका करना थिन प्रिज्म के लिए। तो कैसे भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अब हम लेते हैं डिपेंडेंसी। ये तो हमने निकाल लिया कि एंगल ऑफ डेविएशन किस किस चीज के ऊपर डिपेंड करता है। देखिए आपको दिख रहा होगा कि ये जो एंगल ऑफ डेविएशन है डेल डिपेंड अपॉन म्यू, जिसको हम क्या कहते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहते हैं। यानी कि जितनी ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उतना ही एंगल ऑफ डेविएशन ज्यादा। यानी कि अगर 2 हुआ तो 2 में से गया 1 बचेगा, अगर ये 3 होगा तो 3 में से गया 2 बचा। मतलब जैसे जैसे हमारे पास म्यू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू बढ़ेगी वैसे वैसे डेविएशन भी ज्यादा होगा। अगर हमें कम से कम डेविएशन चाहिए तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को कम कर दे, अगर हमें ज्यादा डेविएशन चाहिए तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को ज्यादा कर दे। अगर आपसे कोई पूछे हमें एक प्रिज्म है उसमें हमें ज्यादा डेविएशन चाहिए तो हम कहेंगे एंगल ऑफ प्रिज्म को, इसको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को इंक्रीज कर दीजिए। दूसरा डेल डिपेंड अपॉन किसके ऊपर डिपेंड किया, एंगल ऑफ प्रिज्म के ऊपर, एंगल ऑफ प्रिज्म। यानी कि इस प्रिज्म का जितना ज्यादा एंगल उतना ही डेविएशन ज्यादा। अगर आपको कोई पूछे कि व्हाट आर द कंडीशन ऑफ मैक्सिमम डेविएशन, यानी कि हमें ज्यादा डेविएशन चाहिए, हाई डेविएशन चाहिए फॉर थिन प्रिज्म, व्हाट आर द कंडीशन ऑफ, लिख देता हूं, व्हाट आर द, क्वेश्चन है ये, व्हाट आर द कंडीशन ऑफ मैक्सिमम डेविएशन फॉर थिन प्रिज्म की बात कर रहे हैं। तो उसके लिए कौन सी कंडीशन, डेल और किसकी वैल्यू, म्यू, और एंगल ऑफ प्रिज्म ए की वैल्यू क्या होनी चाहिए, हाई। फॉर दिस सॉल्यूशन में क्या होना चाहिए, फॉर दिस म्यू की वैल्यू और ए की, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड ए टू बी हाई, दोनों क्या होने चाहिए, हाई होने चाहिए। अगर हमारे पास रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और एंगल ऑफ प्रिज्म ज्यादा होंगे, हाई होंगे, तो एंगल ऑफ डेविएशन क्या होगा, मैक्सिमम। अगर मैक्सिमम की जगह मिनिमम पूछे तो म्यू और ए की वैल्यू मिनिमम होनी चाहिए, हाई पूछे तो इन दोनों की वैल्यू क्या होनी चाहिए, हाई होनी चाहिए। तो ये हमने क्या कर लिया, ये डेरिवेशन कर लिया, इसका हमने क्वेश्चन देख लिया। हाँ तो बच्चों हमने न्यूमेरिकल किए, डेरिवेशन किया, और मुझे लगता है कि इससे इजी डेरिवेशन आपको फिजिक्स में नहीं मिलेंगे, इसलिए आप कंप्लीट वीडियो को देखते रहिए और आप अपने चैनल, छोटा सा चैनल MS पथेरिया, उसको सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो देख के या उससे पहले आप उसको सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको बहुत ही अच्छे और इजी लैंग्वेज में मिलेंगी। इसके साथ बेनिफिट ये भी है, आपको इसी चैनल पे केमिस्ट्री की वीडियोस भी मिल जाएंगी। आप एक बार देखिएगा, आप मैं 100% गारंटी लेता हूं कि आप फैन हो जाएंगे। और कंप्लीट वीडियो के साथ आप देखिएगा, फिर आपको पता चलेगा। आपको हर 11th और 12th का सिलेबस हम प्रोवाइड कर रहे हैं। 12th का कंप्लीट मिलेगा, 11th का मिलेगा, फिर IIT JEE नीट के लिए, मेन के लिए भी, एडवांस के लिए भी, DPP भी, सब कुछ आपको मिलेगा। बस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।